हेलो स्टूडेंट, आज हम क्वांटम केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 3 लेकर आए हैं यहाँ पर। मैंने क्वांटम केमिस्ट्री के 2 लेक्चर दे दिए हैं आपके। फर्स्ट लेक्चर मैंने ब्लैक बॉडी रेडिएशन पे दिया था और सेकंड लेक्चर मैंने प्लैंक रेडिएशन लॉ को मैं एक्सप्लेन कर रहा था और उसमें मैंने थोड़ा सा रिले का कंसेप्ट आपको बताया था। आज हम प्लैंक रेडिएशन लॉ को ड्राइव करेंगे और रिले के जो रिले का डेरिवेशन की जो लिमिटेशन थी उसको हम यहाँ पर उन सभी लिमिटेशन को सेटिस्फाई करेंगे अकॉर्डिंग टू प्लैंक। ठीक है, तो यहाँ पर हम ड्राइव प्लैंक रेडिएशन लॉ हम यहाँ पर ड्राइव करेंगे। तो मैं जल्दी से जो लेक्चर नंबर 2 है उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, क्या क्या इंफॉर्मेशन यहाँ पर आनी चाहिए वो यहाँ पर यूज़ कर लेता हूँ। बेस्ट आपका ये रहेगा, पहले लेक्चर नंबर 2 देखिए आप, फिर इस पे देखना आपने। ठीक है, तो इसको क्या है कि जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन का जो कर्व था एक्चुअल में उस कर्व को एक्सप्लेन किया जा रहा था। तो उस कर्व के बारे में एक्सप्लेनेशन जो आ रहा था मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ब्लैक बॉडी रेडिएशन का जो कर्व था आपके पास, ये क्या थी आपकी जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन में आपकी एनर्जी इमिटेड जो इमिटेड रेडिएशन है वो थी। आज करो यहाँ पर हम देख लें और आपके पास जो कर्व आ रहा था आपके पास वो जो कर्व था वो इस तरह से आपके पास आ रहा था। तो इस कर्व को एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं हम। ये दिस इज हमने कहा था दिस इज लैम्डा मैक्सिमम, या और हम इसमें इंटेंसिटी ऑफ इमिटेड रेडिएशन भी लिख सकते हैं। ठीक है, हम इस कर्व को एक्सप्लेन करना चाह रहे थे और इस कर्व को एक्सप्लेन करने के लिए जो एक्सप्लेनेशन आया वो आपका पहले रिले का आया आपका अकॉर्डिंग टू रिले। तो रिले ने जो मैंने आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन बताया है कि रिले ने एक्चुअल में जो गुड एक्सप्लेनेशन जो प्रोवाइड किया था वो एट लार्जर वेवलेंथ पे एक्चुअल में उन्होंने काम किया था। जैसे जैसे लार्जर वेवलेंथ है तो ये जो कर्व है इस कर्व को तो उन्होंने यहाँ तक तो एक्सप्लेन कर दिया था। ये जो कर्व है दिस इज लार्जर वेवलेंथ पे तो उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया था। उसके बाद लो वेवलेंथ पे ऊपर हो गया। ठीक है, तो एट लार्जर वेवलेंथ के ऊपर तो जो रिले का कंसेप्ट था वो बिल्कुल सही था, उन्होंने बिल्कुल सही बताया था। और अकॉर्डिंग टू डायरेक्टली देता हूँ, मैंने ये बताया हुआ है अकॉर्डिंग टू रिले के कंसेप्ट के कुछ कंडीशन है जो एक्चुअल में रिले ने यहाँ पर ड्राइव की थी, वो डायरेक्टली मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो अकॉर्डिंग टू रिले नंबर ऑफ oscillator per unit time at frequency range nu and nu plus g nu range। तो वे जो नंबर ऑफ था वो मैं डायरेक्टली यहाँ लिख देता हूँ n nu b nu 8 pi nu square by c की क्यूब d nu। ये हमने ड्राइव कर दिया था, ये एक्चुअल में एक्सपेरिमेंट में निकल के आया था, इसको हम बोल देते हैं 1। ये अकॉर्डिंग टू रिले ने एक्चुअल में एक्सप्लेन कर दिया था। इसके बाद अकॉर्डिंग टू रिले the average
एनर्जी आपके पास, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पोस्टुलेट मैंने निकाला था केबीटी, केबीटी निकल के आया था। इसके बाद हमने वहां से इन दोनों रिलेशन का यूज करके क्या निकाल लिया था, टू कैलकुलेट टोटल एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर, मैंने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया था। वो यू की टर्म में आपको निकल के आया था यू न्यू डी न्यू, दिस इज एनर्जी टर्म, ई भी कह सकते हो आप, दिस इज एनर्जी टर्म। और आपके पास ए पाई न्यू स्क्वायर बाई सी क्यू डी न्यू और इनटू में के बी टी निकल के आया था। ठीक है, ये डेरिवेशन हम कर चुके हैं। इसके ऊपर हमने कंडीशन लगाई थी लेकिन, और ये इस कर्व के ऊपर इन्होंने ये हायर वेवलेंथ के ऊपर का एक्सप्लेनेशन दे दिया था। और इसके बाद क्या है कि लोअर वेवलेंथ के ऊपर एक्चुअल में फेल हो गया था। तो ये कंडीशन हम जो है ये सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं। ठीक है, चलो इसको थर्ड मान लेते हैं और इसको सेकंड इक्वेशन। तो तीन इक्वेशन मैंने लिख दी है, ये अकॉर्डिंग टू रेले के अनुसार आई। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या है कि जब ये पूरी तरह से करो, ये एक्सप्लेन नहीं हुआ रेले के द्वारा एट लोअर वेवलेंथ के ऊपर, ये एक्सपेरिमेंट जो था रेले का वो फेल हो गया था। इसके बाद क्या है कि इस लिमिटेशन को सुधारने के लिए जो आपका जो साइंटिस्ट है वो प्लेन था, प्लेन। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू प्लेन ने क्या किया कि भाई ये हायर वेवलेंथ के ऊपर तो बिल्कुल सही था आपका, लोअर वेवलेंथ में देख आपके जो प्रॉब्लम आते थे, लिमिटेशन आ रहे थे, तो इन्होंने क्या किया, बाय यूजिंग कंसेप्ट ऑफ रिले का ही कंसेप्ट यूज किया। यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, सारे का सारे का कंसेप्ट था वो रिले का यहाँ पर इन्होंने यूज किया। और देन क्या है कि ये ठीक है, ये सारे कंसेप्ट जो है वो रिले का यूज करके ही इन्होंने आगे डेरिवेशन दिया आगे। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा कि भाई ये जो आप जो नंबर ऑफ ऑसिलेटर आपका रिलेट जो वॉल्यूम आप कैलकुलेट कर रहे हो एट फ्रीक्वेंसी रेंज दिस एंड दिस, तो ये तो बिल्कुल सही था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपका नंबर ऑफ ऑसिलेटर आपके इतने ही आ रहे थे। इसके बाद क्या है, प्लैंक ने डिराइव किया कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर जो केवीटी जो आ रही थी आपकी, इसमें कंट्राडिक्शन थी आपकी। ठीक है, इस टर्म में एक्चुअल में क्या थी, कंट्राडिक्शन थी। ये बिल्कुल सही टर्म थी आपकी, परंतु उन्होंने क्या कैलकुलेट किया कि जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ जो ऑसिलेटर आ रहा है उसमें एक्चुअल में प्रॉब्लम थी यहाँ पर। तो उन्होंने जो ये जो डेरिवेशन जो किया आगे टू कैलकुलेट एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर, तो उन्होंने कैसे डेराइव किया, तो मैं ये इक्वेशन यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर डेरिवेशन चलेगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये n न्यू डी न्यू है, दिस इज इक्वल टू 8 पाई न्यू स्क्वायर बाय सी क्यूब डी, ये तो अकॉर्डिंग टू रिले चल रहा है। ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू रिले चल रहा है। इसके बाद क्या है कि प्लैंक ने क्या क्या कंसीडरेशन किया, उन्होंने कंसीडर किया कि भाई जो भी आपका जो कैविटी है, तो ये कैविटी क्यूबिकल कैविटी है, ये रिले ने कंसीडर की, प्लैंक ने भी एक्चुअल में ये कंसीडर किया कि ये क्यूबिकल कैविटी है। और इसमें क्या है कि दूसरा पॉइंट मैंने रिले के लिए मैंने दिया था कि दिस कैविटी कंटेन इनफाइनाइट कंटेन डिफरेंट फ्रीक्वेंसी रेडिएशन। ठीक है, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी रेंज रेडिएशन की जो है वो यहाँ पर क्या है, कंटेन कर रही है। ठीक है, बहुत सारे फ्रीक्वेंसी रेडिएशन जो है इस क्यूबिकल कैविटी के अंदर क्या है, अंदर है इसके। ठीक है भाई, या दूसरी तरफ हम ये कह सकते हैं, प्लैंक ने ये कहा कि जो आपकी जो ये वॉल्स है इसकी कैविटी की, ये जो वॉल्स है, वॉल ऑफ क्यूबिकल कैविटी इमिटेड
emitted different frequency रेडिएशन, यह जो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी रेडिएशन कंटेन कर रही है और कंटेन करने के बाद क्या है कि डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन ये क्या कर रही है, इमिट कर रही है। इसके बाद इन्होंने कहा कि भाई ये जो जो, जो रेडिएशन है वो कैसे इमिट कर रही है उसको भी इन्होंने एक्सप्लेन किया यहाँ पर। और उन्होंने क्या कैसे एक्सप्लेन किया, मैं इसका आपको मिटान रहा यहाँ पर कि कैसे चलो उन्होंने एक्सप्लेन किया कि भाई ये जो रेडिएशन है वो इमिट कर रही है। तो उन्होंने कहा कि जो भी क्यूबिकल कैविटी है, क्यूबिकल कैविटी मेड बाय एटम, एटम से मिलकर बनी है, ये बिल्कुल ठीक है कि भाई क्या है कि ये जो क्यूबिकल कैविटी है वो जो बनी हुई है वो लार्जर मेड बाय लार्जर नंबर ऑफ एटम, ठीक है, बहुत सारे एटम से मिलकर बनी हुई है। इसका मतलब ये है कि जो एटम्स होता है आपका, जो एटम है आपका, दूसरी बात इन्होंने ये कही, पहली बात ये समझ गए क्यूबिकल कैविटी है, जो रोल्स है वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी रेडिएशन इमिट कर रही है। और उसके बाद जो इन्होंने का अजम्पशन दिया कि जो भी क्यूबिकल कैविटी है वो लार्जर नंबर ऑफ एटम से मिलकर बनती है। इसके बाद इन्होंने कहा कि जो भी एटम्स होता है, जो भी एटम होता है वो बिहेव करता है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह, ठीक है भाई। तो ये जो ऑल एटम जो है, ऑल एटम इन क्यूबिकल कैविटी behave as simple harmonic oscillator, ठीक है भाई, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह बिहेव कर रहे हैं। कैसे बिहेव करेंगे, जैसे कि हम जानते हैं कि जो एटम्स होता है, एटम होता है उसके सेंटर में आपका न्यूक्लियस होता है पॉजिटिवली चार्ज और इलेक्ट्रॉन उसके अराउंड नेगेटिवली चार्ज, ये नेगेटिवली चार्ज एंड दिस इज ज्वाइंट बाय फोर्स F, ठीक है। मान लेते हैं कोई फोर्स F से एक्चुअल में ये वाइब्रेशन फॉर्म है, तो ये जर्नली क्या है, जर्नली ये इस तरह से हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज और ये नेगेटिवली चार्ज और ये स्प्रिंग के थ्रू एक्चुअल में ज्वाइंट है कोई फोर्स और ये वाइब्रेशन फॉर्म में है, ठीक है भाई। ये आपका क्या है, वाइब्रेशन फॉर्म में, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर जनरेट कर रहा है। यदि वाइब्रेशन फॉर्म में हो तो देन जनरेट सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो इन्होंने कहा कि जो भी एटम्स है वो हर एक एटम में क्या है, एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर बनेगा आपका। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या है, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर कंसीडर करेगा हर एक एटम आपका इन क्यूबिकल कैविटी के अंदर। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो ये क्यूबिकल कैविटी है, ठीक है भाई, इसके बाद क्या कहा उन्होंने, इसके बाद उन्होंने कहा कि क्यूबिकल कैविटी के जो वॉल्स है उसके ऊपर क्या है, बहुत सारे जो है, बहुत सारे नंबर ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर है। और जो हार्मोनिक ऑसिलेटर जो है, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर जो है इन एटम के, ठीक है भाई, एटम के क्या है वो आपके वाइब्रेट करते हैं, मैं मान रहा हूं वाइब्रेट एट फ्रीक्वेंसी न्यू फ्रीक्वेंसी से कोई वाइब्रेट कर रहा है। जैसे कि मानो आप कि ये कोई एटम है प्लस में, ये कोई नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन है और ये आपका क्या है, अकॉर्डिंग टू प्लैंक ने कहा कि ये आपकी फ्रीक्वेंसी न्यू से वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है भाई। इन्होंने कहा कि ये जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर था ये किस फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर रहा है, न्यू फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर रहा है। तो ये थोड़ी ध्यान से देखना है आपने कि जिस फ्रीक्वेंसी से ये वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है ना भाई, वो फ्रीक्वेंसी ही, जैसे कि आपको कोई मैं कहूं कि भाई ये जो फ्रीक्वेंसी आपकी न्यू फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर रहा है, तो क्या है कि इसको वाइब्रेट करने के लिए, इसको वाइब्रेट करने के लिए क्या है, न्यू फ्रीक्वेंसी की ही रेडिएशन जो है
उस फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, न्यू, यानी कि उस एनर्जी की रेडिएशन जिसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है, ये सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या करना है, एब्जॉर्ब करेगा। एक बार फिर से सुनो, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अकॉर्डिंग टू प्लैंक ने ये कहा कि जिस फ्रीक्वेंसी से किसी भी सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर से यदि वो वाइब्रेट हो रहा है, उस फ्रीक्वेंसी की ही रेडिएशन की एनर्जी जो है वो ये जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है वो एब्जॉर्ब करेगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए कि मैं मान लेता हूं कि कोई भी आपका ऑसिलेटर है ये नेगेटिवली चार्ज, ठीक है भाई। मैं ये कह रहा हूं कि इसकी वाइब्रेशन करने की, जो वाइब्रेट करने की के लिए जो फ्रीक्वेंसी चाहिए इसको, वो मान लेते हैं 10 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करेगा, ठीक है भाई। वाइब्रेशन करने के लिए चाहिए तो ऑटोमेटिकली जो एनर्जी इसको चाहिए फ्रीक्वेंसी वाइब्रेट करने के लिए, इस फ्रीक्वेंसी, तो ऑटोमेटिकली यदि हम रेडिएशन डालेंगे, कितनी इसकी इतनी फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन यदि हम डालेंगे तो ही ये सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है वो क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, और फ्रीक्वेंसी रेडिएशन को ये एब्जॉर्ब नहीं करेगा, ठीक है। जिस रेडिएशन की एनर्जी इसकी फ्रीक्वेंसी जो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी की एनर्जी से मैच करेंगे, ऑटोमेटिकली ये उसी रेडिएशन को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। और दूसरा ये फ्रीक्वेंसी वाइब्रेट करने के बाद ये उसी फ्रीक्वेंसी रेडिएशन को ही इमिट करेगा, 10 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी रेडिएशन को ही इमिट करेगा। समझ में आया आपको ये बात कि भाई जितनी फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करना है उतनी फ्रीक्वेंसी वो अब्जॉर्ब करेगा, उतनी ही इमिट करेगा, और कम ज्यादा फ्रीक्वेंसी नहीं हो सकती। अब आप कहेंगे कि भाई ये 10 की जगह 20 यदि आप एब्जॉर्ब करवाएंगे तो ऑटोमेटिकली उसको उतना वाइब्रेशन शो नहीं करेगा जितना हम चाहते हैं, ठीक है ना भाई। तो ऑटोमेटिकली मैं आपको कह रहा हूं जितना एनर्जी से वाइब्रेट करवाना है उतनी एनर्जी से वो अब्जॉर्ब और उतनी ही इमिट करेगा। तो ये प्लैंक ने बहुत ही इंपॉर्टेंट कांसेप्ट बताया आपका कि जो भी आपका वाइब्रेशन हो रहा है, जिस फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करेगा, या आपको ये मैं कहूं कि जो वाइब्रेशनल जो एनर्जी है, यानी कि जिस एनर्जी से वो वाइब्रेट करेगा वो एनर्जी इज डिपेंडेंट ऑन फ्रीक्वेंसी, डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन फ्रीक्वेंसी। तो देन अकॉर्डिंग टू प्लैंक जो एनर्जी और वाइब्रेटिंग सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन फ्रीक्वेंसी। इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन फ्रीक्वेंसी। तो यहां से हमें ये पता चल गया कि भाई वो सिर्फ इस पे डिपेंडेंट रहेगा, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट रहेगा। मैं मान लेता हूं कि एनर्जी ये वो एनर्जी है जिससे एक्चुअल में सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर एक्चुअल में वाइब्रेट करना है, ठीक है। दिस इज एनर्जी फॉर वाइब्रेशन, ये एनर्जी फॉर वाइब्रेशन है, एनर्जी फॉर वाइब्रेशन। दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू, ठीक है भाई। दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू। यदि हम इसको कांस्टेंट प्रोपोर्शनल टू हटाए, दिस इज एच न्यू, और एच इज द प्लैंक कांस्टेंट, ठीक है। एच इज द प्लैंक कांस्टेंट। इसके बाद क्या है कि ये देखो, इसके बाद ये होता है कि यदि देखो कोई, इसके बाद यदि हम इसको देखें कि भाई ये जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर जिसको हमने एटम कहा है, यदि ये 10 किलो हर्ट्ज को हमने कंसीडर की, तो हमने क्या किया था कि इसको, यानी कि ये सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है, इसको वाइब्रेट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए थी वो 10 हर्ट्ज थी आपकी, तो हमने इतनी एनर्जी का ही
एब्जॉर्प्शन किया। यदि आपका ये जो एनर्जी 20 हर्ट्ज है ये, तो ऑटोमेटिकली ये जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है किस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, 20 हर्ट्ज वाली एनर्जी है उसको एब्जॉर्ब करेगा। तो ऑटोमेटिकली ये हुआ कि जो ये सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है, ठीक है, ये सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की जो एनर्जी है वो पॉसिबल हो सकती है आपकी NH/nu, वेयर में जो ये n होता है दिस इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है भाई, जो ये n होता है वो क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और ये जो n की जो वैल्यू होती है, n की जो वैल्यू होती है, n इज 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है भाई। इसके बाद इसका मतलब ये हुआ कि जो ये सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, इसका मतलब ये हुआ कि जो एनर्जी की बात करें, लेकिन जैसे कि n इज इक्वल टू 0 यानी कि E इज इक्वल टू 0 के ऊपर जो एनर्जी है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की वो 0 भी हो सकती है। दूसरे बार यदि n इज इक्वल टू 1 के ऊपर बात करें तो एनर्जी क्या हो सकती है आपकी 1h हो सकती है। और यदि एनर्जी E इज इक्वल टू 2 पे बात करें तो क्या एनर्जी हो सकती है 2h हो सकती है, समझ रहे हो, 2h हो सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर था आपका प्लस में नेगेटिव, जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर था वो किस एनर्जी पे काम कर सकता है, या तो 0 एनर्जी पे काम कर सकता है, पहली बात। दूसरी बात उसकी एनर्जी से स्टेट आ रही है, ये जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की वो पॉसिबल हो सकती है कि भाई इन क्रमों में से कोई भी स्टेट एक्चुअल में इस सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की हो सकती है, इससे अलावा कोई स्टेट नहीं होगी। यदि आपको कोई कहे कि भाई आपकी 2.5h में हो सकती है, नहीं होगी भाई, ये स्टेट इस सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर को वाइब्रेट करने के लिए नहीं होगी। इस सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर को यदि वाइब्रेट करना है तो किया क्या, या तो 0 या आपका 1h न्यू एनर्जी को एब्जॉर्ब करे या फिर 2h न्यू एनर्जी को एब्जॉर्ब करे, वो डिपेंड करेगा कि यहां पर वाइब्रेशन कितना हो रहा है, ठीक है भाई। जितना एनर्जी का वाइब्रेशन, जैसे कि 2 किलो जूल है, 2h न्यू का वाइब्रेशन कर रहा है तो ये एनर्जी क्या यहां पर एडजस्ट करेगा ये सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, जिसकी एनर्जी क्या होगी 2h न्यू एब्जॉर्ब करती है, समझ रहे हो। तो ये सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर को एब्जॉर्ब करने के लिए ये पॉसिबिलिटी है। इसी प्रकार से आप A क्या है E3 हो सकती है 3h न्यू, समझ रहे हो। यानी कि ये एनर्जी स्टेट आ गई इसकी कि भाई ये सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर यदि यहां पर एडजस्ट कर रहा है तो इसको एब्जॉर्ब करने के लिए 1 किलो जूल एनर्जी की 1h न्यू की एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। यदि ये यहां पर एडजस्ट कर रहा है तो 3h न्यू जो है एनर्जी रेडिएशन की रिक्वायरमेंट होगी। इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या किया इन्होंने, इसके बाद ये हुआ कि जो आपका जो प्लैंक था आपका, जो प्लैंक था उन्होंने कहा कि जो भी उन्होंने कहा नाउ कंसीडर जो क्यूबिकल कैविटी है, क्यूबिकल जो कैविटी है उसमें क्या है लार्जर नंबर ऑफ क्यूबिकल कैविटी कंसीडर larger number of atom and atom जो है behave simple harmonic oscillator सारे। तो ऑटोमेटिकली ये हुआ कि बहुत सारे सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर हैं इस क्यूबिकल कैविटी के अंदर ऊपर, ठीक है भाई, बहुत सारे क्या है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है। तो सभी की क्या है कुछ ना कुछ तो एनर्जी से वाइब्रेट करेगा, समझ रहे हो, कुछ ना कुछ एनर्जी से। तो मैं मान रहा हूं कि भाई कुछ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है जिसकी एनर्जी से ये वाइब्रेट कर रहे हैं, मैं मान लेता हूं कुछ 3 मैंने यहां पर लिख दिए हैं। ये नंबर ऑफ ऑसिलेटर है या आप एटम कह सकते हो इन क्यूबिक कैविटी में जिसकी एनर्जी जी इतनी एनर्जी से वाइब्रेट कर रहे हैं, ठीक है भाई। मैं कुछ यहां पर मान लेता हूं, कितने मान सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब ये है एनर्जी।
यूनिट्स। ठीक है भाई, इसका मतलब ये हुआ क्या कि नंबर ऑफ एटम्स जो है वो इस एनर्जी से क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं। ठीक है भाई, ये क्या होता है कि जो ये जो नंबर ऑफ ऑसिलेटर की बात करें, इन नंबर ऑफ ऑसिलेटर की बात करें, तो ये जो नंबर ऑफ ऑसिलेटर है इसकी पॉसिबिलिटी होती है कि ये क्या करें, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्ब करें और वो क्या करें, अपनी एनर्जी को इंक्रीज करें। इसका मतलब क्या है कि जो आपका ऑसिलेटर यहाँ पर था जिसकी एनर्जी से किसमें E नॉट एनर्जी से यानी जीरो एनर्जी से वो वाइब्रेट कर रहा था, उसको मैंने क्या किया कि कुछ अमाउंट ऑफ रेडिएशन दी उसको। रेडिएशन देने के बाद उन्होंने क्या किया, कुछ अमाउंट की एनर्जी को एब्जॉर्ब किया और वो जो ऑसिलेटर है वो इस स्टेट से यहाँ पर आ गया। यहाँ पर आने का मतलब क्या है, उन्होंने एब्जॉर्प्शन किया है कितनी h न्यू एनर्जी को, क्योंकि यहाँ पर का यदि आप डिफरेंस देखेंगे ना इसका स्टेट का, दिस इज h न्यू, ठीक है, दिस इज h न्यू, तो जो डिफरेंस होगा एनर्जी स्टेट का उतनी एनर्जी स्टेट को ये एब्जॉर्ब करके एंड गोइंग टू एक्साइटेशन, यानी कि इस एनर्जी स्टेट में चला जाएगा, यानी कि उसकी वाइब्रेशन जो है वो तेज हो जाएगी। आपकी यहाँ पर कम थे, यहाँ पर ज्यादा वाइब्रेशन ऑटोमेटिकली एब्जॉर्प्शन करने के बाद, तो यहाँ वाले स्टेट के बाद क्या हुआ, ये इस स्टेट में जाएगा तो वो h न्यू एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। इसके बाद यहाँ पर की बात करें तो ये क्या करेगा, इस स्टेट में जाएगा, किस एनर्जी का एब्जॉर्ब करेगा, दिस माइनस में दिस, वही आपके पास क्या आएगा, h न्यू एनर्जी। ठीक है, और यदि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं यदि ये नीचे बैठ आएंगे तो क्या इमिट करेंगे, यहाँ पर एब्जॉर्प्शन हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है, यहाँ पर इमिट हो रहा है, तो ये भी h न्यू एनर्जी को इमिट करेंगे। तो ऑटोमेटिकली हुआ क्या, हुआ ये कि यदि आप एक के बाद अनदर स्टेट में आप आएंगे, आप चाहते हो तो क्या है कि एक फिक्स फ्रीक्वेंसी रेडिएशन को ये क्या कर रहा है, लगातार एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, एब्जॉर्ब, जैसे यहाँ पर इस स्टेज से यहाँ पर जाएंगे तो डिफरेंस आप देखेंगे 1h न्यू का करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो एनर्जी स्टेट यानी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के लिए कितनी एनर्जी का जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है, h न्यू एनर्जी का एब्जॉर्प्शन हो रहा है। ऐसे ही मिशन में जो h न्यू का, यानी कि ये जो h न्यू जो टर्म है वो क्या हो गई, क्वांटाइज हो गई। तो इसको बोलते हैं कि जो ये एनर्जी जो होती है आपके पास NH न्यू, दिस इज द क्वांटाइज। ठीक है भाई, क्वांटाइज, ठीक है भाई, ये क्वांटाइज है, इसका मतलब क्या है, क्वांटाइज फिक्स एनर्जी है, इतनी एनर्जी को एब्जॉर्ब करके ही वो आपको क्या है अनदर स्टेट में जाएगा आपका। ऐसा नहीं है कि भाई कोई आपकी जैसे पॉइंटों में कोई कहे भाई 0.5 एनर्जी का एब्जॉर्ब कर सकता है, नहीं, ये पॉसिबल नहीं हो सकती, यानी कि फिक्स नंबर होना चाहिए, इसलिए इसको बोलते हैं क्वांटाइज। ठीक है भाई, इसका मतलब ये समझ में आया आपको कि E NH इज द क्वांटाइज कंडीशन। अब इसके बाद देखो, अब इसके बाद क्या है कि अब इसके बाद मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा अच्छा तरह से बना देता हूँ कि मैंने ये 3 लेवल दिखा देता हूँ यहाँ पर, और बहुत सारे लेवल बना सकते हो आप। ऐसे ही मैं यहाँ पर E = 0 की बात कर रहा था, E = 1, E = 2, और ये 2h न्यू एनर्जी थी आपके पास, h न्यू एनर्जी थी, और इसकी 0 है। और मैंने कहा था कि ये क्या है, नंबर ऑफ ऑसिलेटर है जिसकी एनर्जी आपके पास ये हो सकती है। ठीक है भाई, तो मैंने ड्रॉ कर दिया है आपका, और भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे बहुत सारे लेवल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद उन्होंने क्या किया कि जो प्लैंक था उन्होंने ड्राइव किया कि जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर है वो कैसे एक्चुअल में यहाँ पर आना चाहिए, कैसे एक्चुअल में कैलकुलेट करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि जो पॉइंट यहाँ पर एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर, यहाँ पर मैं जो रिले के अनुसार जो प्रॉब्लम आ रही थी उस कंडीशन पे आ रही थी, वो कंडीशन यहाँ पर कैलकुलेट की। ठीक है, प्लैंक, तो ये थोड़ा ध्यान से देखना कि उन्होंने कैलकुलेट करने के लिए कंसीडर किया, कंसीडर कि ये कंसीडरेशन है
कि जो एनर्जी लेवल जो आपका जीरो है उसकी एनर्जी जीरो है, फर्स्ट एनर्जी जो लेवल है उसका आपकी एनर्जी h न्यू है, दूसरा लेवल है उसका 2h न्यू एनर्जी है। ये कंसीडरेशन है, मैं लिख नहीं रहा हूँ। और उसके बाद क्या है, मैं कंसीडर यहाँ पर और कर रहा हूँ कि जो एनर्जी आपके पास E नोट है उसमें नंबर ऑफ ऑसिलेटर जो है, ऑसिलेटर जो है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर जो है वो हम कंसीडर कर रहे हैं, वो n नोट है आपके पास। यहाँ पे कंसीडर समझ आ रहा है ना। इसी प्रकार से यानी कि ये जो नंबर ऑफ ऑसिलेटर जो है यहाँ पर 4 दिखा रखे हैं, इसी प्रकार से जर्नल ड्रम है ये n नोट लिख दिया है। इसी प्रकार से जो E1 है उसमें नंबर ऑफ ऑसिलेटर जो होंगे आपके वो हम यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं n1। इस स्टेट में n नोट नंबर ऑफ ऑसिलेटर, यहाँ पर इस स्टेट में n1 है, इसमें n2 है नंबर ऑफ ऑसिलेटर। ठीक है, इसी प्रकार से E2 वाली जो स्टेट है उसमें n2 नंबर ऑफ ऑसिलेटर है। ऐसे समझ पाए आपको? यानी कि E1 जो है उसकी एनर्जी जो है आपकी 0 है, 1h न्यू 2h न्यू एंड समथिंग नंबर ऑफ ऑसिलेटर आपकी इस तरह से हमने कंसीडर कर लिया कि भाई ऐसे एक्चुअल में क्या होगा, ऐसे एक्चुअल में कंसीडर है कि कैसे ऐसे करना है। तो ठीक है, इसके बाद क्या है कि हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट टोटल एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर एंड टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर by using Boltzmann स्टैटिक्स का यूज करते हुए यहाँ पर डेरिवेशन करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स का कैसे यूज करेंगे, तो यहाँ पे मैं पहले कैलकुलेट कर रहा हूँ, यहाँ पर पॉइंट डाल रहा हूँ, कैलकुलेट नंबर ऑफ ऑसिलेटर, टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर। ये बात कहेंगे भाई टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर कितने होंगे, कितना होगा उसका मैं n मान रहा हूँ। दिस इज नंबर ऑफ ऑसिलेटर। यदि आप देखें तो इसमें क्या है कि भाई n ऑसिलेटर, n नॉट एस ऑसिलेटर है जिसकी एनर्जी है, n1 ऑसिलेटर है जिसकी एनर्जी है, n2 ऑसिलेटर है जिसकी एनर्जी। तो सारे नंबर ऑफ ऑसिलेटर यदि टोटल आपको निकालना है तो सभी को ऐड कर दो आप, n0 प्लस में n1 प्लस में n2 एंड सो। ठीक है भाई, इस तरह से आपका टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर आ गया। इसके बाद क्या है कि बाय यूजिंग बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स आपकी कहती है कि जो n r होता है, दिस इज बताएंगे आपको n नोट e की पावर में माइनस में r एनर्जी होती है, एनर्जी r, सॉरी मैं e r लिख देता हूं यहाँ पर, e r अपॉन में k dt। दिस इज द बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स। ये हमने यहाँ पर यूज करनी है वेगर में, यहाँ पर वेगर में आप ले लेते हो, यहाँ पर वेगर जो एन आर जो होता है, दिस इज द नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स इन आर एच स्टेट, और जो एन आर होता है नोट होता है, दिस इज नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स इन ग्राउंड स्टेट। ठीक है भाई, इन ग्राउंड स्टेट ई आर जो होता है एनर्जी ऑफ आर एच स्टेट। ठीक है, इसी प्रकार से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं 1 2 3 एंड समथिंग। ठीक है भाई, तो यहाँ पर यदि आप बात करें तो यहाँ पर मैं n या 1 की जो नंबर ऑफ ऑसिलेटर निकालूंगी n नॉट की टर्म में, तो यहाँ पर मैं यहाँ पर निकाल सकता हूँ। दिस इज द n1 जो होगा, यहाँ पर देखो n1 यहाँ पर यदि आप रखूंगा
दिस इज इक्वल टू एन नोट ई की पावर में ई वन बाई के वी टी, और ई वन क्या है आपका एनर्जी, और दिस स्टेट ई वन उसकी एनर्जी की वैल्यू जो है वो एच न्यू है। ठीक है ना। इसी प्रकार से यहाँ पे मैं ये कैलकुलेट कर सकता हूँ एन टू इज इक्वल टू एन नोट ई की पावर में टू एच न्यू बाई के वी टी। ठीक है भाई, के वी टी। इसी प्रकार से मैं यहाँ पर सेकंड स्टेट लिख, इसी प्रकार से थर्ड भी लिख सकता हूँ। ये सारी स्टेट में यहाँ पर कैलकुलेट करके पुटिंग इन दिस। ठीक है भाई, पुटिंग दिस वैल्यू जो है इसमें पुट करनी। ये इक्वेशन नंबर 4 मान लीजिए, पुटिंग दिस वैल्यू, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 4। ठीक है भाई, ये सारी वैल्यू आप रखेंगे तो n इज इक्वल टू एन नोट को ऐसे रह देना है, ऐसे प्लस में n1 की जगह मैं लिख रहा हूँ एन नोट ई की पावर में माइनस में एच न्यू बाई के वी टी, प्लस में एन नोट तो रहेगा ऐसे टू एच न्यू के वी टी प्लस में एन सो। ठीक है भाई, ये आ गया है। इसमें इसके बाद इस टर्म में से मैं एन नोट कॉमन निकालूं तो दिस इज इक्वल टू एन नोट और वन प्लस में ई की पावर में एच न्यू बाई के वी टी प्लस में ई की पावर में टू एच न्यू बाई के वी टी एंड सो। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास। इसके बाद क्या है, यदि हम और इसको सिंपलीफाई करें, ठीक है, और यदि हम इसको सिंपलीफाई करें और इसके बाद ये जो मैथमेटिकल रूल है आपका कि आपकी जो सीरीज होती है बाय यूजिंग कंडीशन मैथमेटिकली, 1 प्लस में ई एच न्यू के वी टी प्लस में ए की पावर में 2 एच न्यू बाई के वी टी एंड सो ऑन, ये सीरीज अप्रोच करती है वो 1 अपॉन में 1 प्लस में ई की पावर में एच न्यू बाई के वी टी को अप्रोच करती है। दिस याद रखना आपको कि दिस इज द सॉल्यूशन। ठीक है भाई, ये सॉल्यूशन आएगा इसका, इस सीरीज का। ये सीरीज बन रही है, इसकी जगह मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूँ। दिस इज इंप्लाइज दैट कि जो n होगा वो n नॉट अपॉन में क्या हो जाएगा 1 प्लस में e की पावर में एच न्यू बाई के वी टी। ठीक है, एच न्यू बाई के वी टी 1 माइनस में होता है, दिस इज माइनस। ठीक है, ठीक है, 1 माइनस में की पावर में दिस। तो ये आपका क्या होता है, ये इक्वेशन नंबर 5 डाल दी है। ये आपने क्या कैलकुलेट किया, नंबर ऑफ ऑसिलेटर आ गए हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर जिसमें एक्चुअली यहाँ पर ऑसिलेट कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर हम टोटल एनर्जी निकालेंगे, कैलकुलेट टोटल एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर। तो टोटल एनर्जी कैसे निकालेंगे, देखो ये इतने नंबर ऑफ ऑसिलेटर है जिसकी एनर्जी 0 है, n1 नंबर ऑफ ऑसिलेटर जिसकी एनर्जी कितनी है h न्यू है। तो ये जो टोटल एनर्जी जो है ये मैं e लिख रहा हूँ, ये द टोटल एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर। और यहाँ पर n1 n नोट मान लो जिसकी एनर्जी क्या है h न्यू 0 है, e 0 प्लस में n1 e1 प्लस में n2 e2 n प्लस में n सो इसी तरह। ठीक है भाई, ये आपने यूज करना है। और इसके बाद क्या है, यहाँ पर e की वैल्यू मैं यहाँ पर रखूँ तो दिस इज इक्वल टू n नोट 0 हो जाएंगे पहले टर्म आपकी n1 e की पावर में सॉरी ये हो जाएगा h न्यू और प्लस में n2 2h न्यू एंड प्लस में सो। ठीक है, ऐसे चला। इसके बाद बाय यूजिंग बोल्ट्जमैन स्टेटिक्स, अगेन ये वापस यूज करनी है और वापस यूज करते ही क्या हो जाएगा आपका फंक्शन
वापिस यदि आप यूज करेंगे तो ये जो दिस इज इम्प्लाइज दैट डायग्राम में रख रहा हूँ यहाँ पर, तो जो ई की वैल्यू जो हो जाएगी n1 की जगह आपको n नोट आएगा e की पावर में h न्यू बाई k b t, ठीक है, और इनटू में h न्यू, ये भी ठीक है, प्लस में दूसरे टर्म में आपका क्या आएगा n नोट तो आएगा e की पावर में 2h न्यू k b t और इनटू में 2h न्यू एंड सो ऑन, ठीक है भाई, 2h न्यू एंड सो ऑन, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर कॉमन निकाले n नोट h न्यू और e की पावर में h न्यू k b t, ये भी कॉमन आया है, ठीक है। तो मैं कॉमन निकाल रहा हूँ n नोट h न्यू e की पावर में माइनस में h न्यू k b t, ये टर्म मैं बाहर निकाल रहा हूँ, तो ये पहली टर्म है पूरी बाहर निकाल देंगे तो ये 1 बच जाएगा प्लस में, दूसरी टर्म में ये भी कॉमन, ये भी कॉमन आपका, तो यहाँ पर 2 बच जाएगा, e की पावर में माइनस में 2h न्यू है आपकी, ये माइनस 1h न्यू बाहर आ गया तो आपकी e की पावर में बच गया माइनस में 1h न्यू k b t एंड प्लस में सो, ठीक है। इस तरह से आपका ये आपकी आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर इसको हटा रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद क्या है कि यदि हम इसको क्या करें, इस इक्वेशन का यूजिंग मैथमेटिकल कंडीशन 1 प्लस में 2e h न्यू बाई k b t प्लस में 3e की पावर में 2h न्यू बाई k b t, इसका जो डेरिवेशन होता है, इसका जो डेरिवेशन जो होता है वो होता है आपका 1/1 माइनस में e की पावर में h न्यू बाई k b t की पावर 2, ठीक है, ये आपका है, ठीक है। तो दिस इज इंप्लाइज दैट दिस इज मैथमेटिकली, ये कंडीशन यहाँ पर आपकी है, तो इसको दिस इज इंप्लाइज दैट यूजिंग दिस, तो एनर्जी जो होगी आपके पास वो क्या हो जाएगी n नोट h न्यू और e की पावर में h न्यू बाई k b t रहेगा आपका, और ये सिस्टम की जगह में एक टर्म लिख देता हूँ अपॉन में 1 माइनस में e h न्यू बाई k b t की पावर में 2, ठीक है। तो ये आपके पास टोटल एनर्जी आ गई है, ये इक्वेशन नंबर 3, ठीक है भाई। टोटल एनर्जी आपको निकल आई है कि टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर जो है आपके पास ये आ गए, टोटल नंबर ऑफ एनर्जी आपके पास ये आ गई है। इसके बाद हम यहाँ पर एवरेज एनर्जी निकाल लेते हैं, एवरेज एनर्जी कैलकुलेट टू कैलकुलेट एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर जो होगी, एवरेज के लिए जो होती है ई एवरेज दिस इज इक्वल टू टोटल एनर्जी बाय टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर, दिस इज डिवाइड यदि आप करेंगे उसके बाद दिस इज इम्प्लाइज दैट यदि आप इसको टर्म को उसको डिवाइड करेंगे तो आपका ई नोट आपको कैंसिल आउट हो जाएगा, एच न्यू बचेगा आपका, और आपके पास ये जो टर्म थी आपके पास ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, एक आपके पास बचेंगे 1 माइनस में ई एच न्यू बाई के बी टी इनटू में ई की पावर में एच न्यू बाई के बी टी, ये बचेगा आपके पास, ठीक है। ये एवरेज एनर्जी आ गई। इसके बाद हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये जो टर्म है इसको मैं नीचे ले जा रहा हूँ, और नीचे जो नीचे है इसमें से माइनस एच न्यू के बी टी कॉमन निकाल रहा हूँ, तो ऑटोमेटिकली हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ई एवरेज आपको जो निकल के आई है दिस इज इक्वल टू एच न्यू तो है ही हमारे पास, नीचे से यदि आप ई माइनस एच न्यू के बी टी कॉमन निकालेंगे ना, तो ये जो 1 है उसकी जगह आपका ई की पावर में क्या आ जाएगी एच न्यू के बी टी माइनस में, ठीक है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ये इक्वेशन नंबर है 6, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने रिले के अनुसार में ये इक्वेशन 2 थी ऐसे कैसे रख रखी है, जो रिले के अनुसार जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर जो आ रही थी आपके पास के बी टी आ रही थी
परंतु अकॉर्डिंग टू प्लैंक रेडिएशन लॉ जो एनर्जी जो आ रही है आपकी h न्यू बाई e की पावर में h न्यू बाई k bt माइनस में 1। तो ये एक्चुअली ये जो डिफरेंस आ रहा है यही डिफरेंस एक्चुअल में एक्सप्लेन करेगा कि आपका जो प्लॉट जो आ रहा है वो लो फ्रीक्वेंसी पे कैसा आना चाहिए, हाई फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ पे क्या आना चाहिए, लो वेवलेंथ पे क्या आना चाहिए, ऐसा। ठीक है, तो यहाँ से आपका एवरेज एनर्जी आ गई है। इसके बाद क्या है, बाय यूजिंग रिले का कंसेप्ट नंबर ऑफ ऑसिलेटर तो आपके पास इतने ही रहेंगे। ठीक है भाई, क्या है कि बाय यूजिंग रिले नंबर ऑफ ऑसिलेटर जो होंगे यही रहेंगे n न्यू d न्यू 8 पाई न्यू स्क्वायर अपॉन में c क्यूब d। ठीक है भाई, दिस इज द नंबर ऑफ ऑसिलेटर। ठीक है भाई, ये इक्वेशन नंबर दिस 3 की जो इसको यूज किया मैंने। इसके बाद क्या है कि यदि अकॉर्डिंग टू प्लैंक यदि हम यहाँ पर एनर्जी निकाले, जो टोटल एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर जो यहाँ पर निकाले यहाँ पर होगा, ठीक है, और जो टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर यहाँ पर निकालेंगे तो क्या किया था हमने, इस एनर्जी को क्या किया था, ये जो हम रिले का जब कंसेप्ट में यहाँ पर निकाल रहा था वहाँ पर मैंने कहा था कि जो एवरेज एनर्जी जो आती है, जो एवरेज एनर्जी दिस इज टोटल एनर्जी अपॉन में नंबर ऑफ ऑसिलेटर, यही था ना, दिस इज। इसके बाद ये नंबर ऑफ ऑसिलेटर है, दिस इज द एवरेज एनर्जी। ठीक है भाई, तो दिस इज इंप्लाइज दैट टोटल एनर्जी है टू कैलकुलेट टोटल एनर्जी इन फ्रीक्वेंसी रेंज न्यू एंड न्यू प्लस डी न्यू। तो इस ई को ही मैंने क्या लिख दिया था, दिस इज ई इन टर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड दिस इज इक्वल टू यू न्यू डी न्यू। ठीक है, दिस इज इक्वल टू ई और एन की मल्टीप्लिकेशन है, दिस इज 8 पाई न्यू स्क्वायर अपॉन में सी क्यूब डी। ये तो ऐसा कैसे है, इनटू में आपकी जो एनर्जी है वो हो जाएगी एच न्यू बाई ई की पावर में एच न्यू के डी टी माइनस में। ठीक है भाई, ये आपकी एनर्जी आ गई है आपके अकॉर्डिंग टू प्लैंक रेडिएशन लॉ। ठीक है भाई, यदि आप इस एनर्जी को क्या कर, ये जो आपके पास एनर्जी आई है, आपको एनर्जी जो आ रही है आपको, इसको यदि हम देखें तो ठीक है, ये जो एनर्जी आपके पास आ रही है अकॉर्डिंग टू प्लैंक रेडिएशन लॉ कि कैसे एक्चुअल में एक्सप्लेन करती है ब्लैक बॉडी रेडिएशन का। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि केस डाल लेते हैं, केस नंबर 1। ठीक है, यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, केस नंबर 1 डाल लेते हैं। तो यदि हम इफ केस नंबर 1 में यदि हम कंसीडर लैम्डा इज इक्वल टू क्या करें, यदि लार्जर यूज करें, लार्ज लैम्डा इज लार्जर, यानी कि जो आपका जो कर्व आ रहा था यहाँ पर कर्व जो था लैम्डा मैक्सिमम आपके पास ये था, लैम्डा इज लार्जर के ऊपर बात करें, यानी कि इसको रेंज के ऊपर बात कर रहे हैं। लैम्डा इज लार्जर है तो फ्रीक्वेंसी क्या थी आपके पास, समालर थी। ठीक है ना भाई, समालर वैल्यू थी आपके पास, फ्रीक्वेंसी क्या थी आपके पास, समालर थी। तो ये जो h न्यू जो e की पावर h न्यू k dt जो टर्म है वो समालर है। ठीक है ना, ये हुआ समालर। इसका मतलब ये हुआ कि यदि e की पावर में किसी की भी h न्यू बाई k bt यदि समालर होता है तो हम उसको इसकी एक्सप्लेनेशन की टर्म में लिख सकते हैं 1 प्लस में h न्यू बाई k bt एंड प्लस में एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो और इफ यदि आपकी फ्रीक्वेंसी समालर है तो ऑटोमेटिकली जो हाई टर्म है उसको भी नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो दिस इज एम्प्लाइज है कि जो e की पावर में h न्यू बाई k dt है उसको हम
और स्मॉलर वैल्यू है तो ही लिख सकते हैं, लार्जर वैल्यू के लिए नहीं है कि बेटी ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, फिर ये वैल्यू इन इक्वेशन नंबर ये 7 है, इस इक्वेशन में यदि हम रखेंगे तो क्या होगा कि दिस वैल्यू जो है पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 7, तो ये ई न्यू हो जाएगा आपके पास, दिस इज क्या हो जाएगा 8 पाई न्यू स्क्वायर अपॉन में सी क्यूब डी न्यू इनटू में एच न्यू तो रखी गई ऐसे, और नीचे जैसे आपका 1 प्लस में एच न्यू बाई के बी टी माइनस में 1 से 1 कैंसिल आउट, एच न्यू से एच न्यू कैंसिल आउट हो जाएगा और के बी टी ऊपर, यानी कि 8 पाई न्यू स्क्वायर बाय सी क्यूब डी न्यू इनटू में के बी टी, और ऐसा ही क्या कहा था रिले में ये है अकॉर्डिंग टू रिले, तो हेंस दिस इज अकॉर्डिंग टू रिले। तो ये क्या है रिले ने जो लार्जर है, ये क्या है एट लैम्डा इज लार्जर है तो ही रिले का कांसेप्ट एक्चुअल में सेटिस्फाई हुआ। ऐसा ही हमने शुरू में यहाँ पर लिखा था, दिस इज द के बी टी, दिस इज सेम, ठीक है, सेम वैल्यू है कि ई की वैल्यू दिस इज को अप्रोच करेंगी यदि लैम्डा इज लार्जर आपको। दूसरा, यदि केस नंबर सेकंड हम यदि आप लेते हैं केस नंबर सेकंड एंड लैम्डा को स्मॉलर यदि हम मानते हैं तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी लार्जर होगी, फ्रीक्वेंसी क्या होगी लार्जर होगी, और ई की पावर में h न्यू बाय k b t इज लार्जर, तो दिस इज जो e h न्यू बाय k b t जो है दिस इज वेरी ग्रेटर देन 1, तो ऑटोमेटिकली 1 जो है 1 कैन बी नेग्लेक्टेड कर सकते हैं। तो यदि 1 नेग्लेक्टेड करेंगे इस क्रम में से इन इक्वेशन नंबर क्या इक्वेशन नंबर दिस कंडीशन जो है इन इक्वेशन नंबर 7 में रखेंगे तो क्या होगा कि जो e था आपका न्यू दिस इज इक्वल टू 8 पाई न्यू स्क्वायर अपॉन में c क्यूब d न्यू, ठीक है, इनटू में h न्यू तो आपके पास है, इसके जगह मैंने क्या लिखा नेगलेक्ट कर दिया e की पावर में h न्यू बाई k b t, ठीक है भाई, h न्यू बाई k b t, और दिस इज इक्वल टू 8 पाई न्यू स्क्वायर अपॉन में c क्यूब d न्यू इनटू में h न्यू इनटू में की पावर में क्या हो जाएगा ऊपर जाएंगे आप माइनस में h न्यू बाय k b t, ठीक है भाई। तो ये जो एनर्जी है इस इक्वेशन से आपको ये मिल रहा है कि जो एनर्जी है दिस इज इनवर्सली माइनस में h न्यू है, जितना ज्यादा आपकी फ्रीक्वेंसी सॉरी यहाँ पर यदि आप देखें ग्राफिकली यदि आप देखेंगे ये लास्ट पॉइंट पे ध्यान से देखना कि यदि हम प्लॉट पे देखें, प्लॉट में मैंने कुछ इस तरह से दिखाया, प्लॉट ये एनर्जी है वेवलेंथ है लैम्डा, तो जैसे ही वो लार्जर लैम्डा इज लार्जर है तो दिस इज अ रिले के अनुसार, तो लैम्डा इज स्मॉलर है तो स्मॉलर है तो ऑटोमेटिकली ये इक्वेशन सेटिस्फाई हुई है, और इस इक्वेशन में मिल रहा है कि जो एनर्जी इज इनवर्सली रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी, यदि इनवर्सली सॉरी एनर्जी जो है एनर्जी इनवर्सली रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी, माइनस में साइन लगा हुआ है फ्रीक्वेंसी, यदि फ्रीक्वेंसी इज लार्जर है यहाँ पर सॉरी फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ स्मॉलर है फ्रीक्वेंसी लार्जर मिलेगी, फ्रीक्वेंसी लार्जर है तो एनर्जी क्या होगी उसकी स्मॉलर होगी, यानी कि जितनी लार्जर फ्रीक्वेंसी उतनी स्मॉलर आपकी एनर्जी मिलेगी। तो ये ऑटोमेटिकली और लार्जर लैम्डा पर क्या है एनर्जी क्या मिलेगी आपको स्मॉलर, ठीक है, सॉरी स्मॉलर वेवलेंथ पे क्या मिलेगी स्मॉलर एनर्जी मिलेगी, स्मॉलर वेवलेंथ पे स्मॉलर एनर्जी, और दिस इज एक्सप्लेन बाय वीन्स एक्चुअली पहले एक्सप्लेन कर चुका तो चलो रहने दो इसको, ठीक है, इतना ही है, ठीक है। तो ये क्या है कि लो फ्रीक्वेंसी पे भी एक्चुअल में क्या है सेटिस्फाई कर रही है ये करंट, ठीक है, इस इक्वेशन को, तो दोनों केस एक्चुअल में यहाँ पर सेटिस्फाई हो गया हायर फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ पे और लोअर वेवलेंथ पे, ठीक है। तो ये आपकी एनर्जी क्रम है, दिस इज दिस, ठीक है। तो आपको प्लैंक रेडिएशन समझ में आया आपको।
कोई भी दिक्कत हो तो मुझे बताना, आप इसमें ऐसे कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, आप थोड़ा सा ध्यान से सुन करके सुनना इसको, ठीक है। कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, फिर भी आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो इसमें, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।